आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की कुछ प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रक्षा मंत्रालय से आई एक बहुत बड़ी रिपोर्ट के बारे में। रक्षा मंत्रालय ने आज ऑफिशियली ट्वीट करके जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जानकारी शेयर कर दी है, जहां पर रक्षा मंत्री जी के बयान को कोट करते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस समय एरो इंजन डेवलपमेंट के लिए हम हर नए प्रयास कर रहे हैं देश के अंदर ही, और हमारा प्रयास ये है कि स्वदेशी तौर पर जो नए इंजन है इनको विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक लंबे समय से इस क्रिटिकल एरिया में बहुत कुछ अधिक सफलता हमें नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब हमने ये बेड़ा उठाया है कि हम एक शक्तिशाली एरो इंजन को डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। और रक्षा मंत्री जी ने कहा कि मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि इस संदर्भ में हमने तैयारी पूरी कर ली है और शीघ्र ही इस कार्य के लिए जमीनी स्तर पे काम शुरू कर दिया जाएगा और आपको जमीनी स्तर पे ये काम दिखने भी लगेगा। इसके बाद से कि सबसे खास बात यह है कि इन्होंने ऑफिशियली ट्वीट किया है, तो उसके बाद अब वो जो पुराने रिपोर्ट थी वो सच लगने लगी हैं, जहां पर इस वर्ष के अंत तक जेट इंजन को लेकर जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो होने की उम्मीद थी। हाल ही में इस चीज़ की अनऑफिशियल अनाउंसमेंट रक्षा मंत्री जी ने खुद ही कर दी, जब उन्होंने कहा कि सैफरान के साथ मिल करके हम जेट इंजन का निर्माण करने वाले हैं। और यदि ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ रिपोर्ट भी सामने आई हैं जहां पर सैफरान के अधिकारी भी काफ़ी एक्टिव दिखे हैं। उन्होंने जेट इंजन डील को लेकर, यानी कि जो साइंड एग्रीमेंट है उसको छोड़कर बाकी सारे जो रूपरेखाएं हैं उस पर चर्चा करी है। सैफरान के एक अधिकारी ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि भारत के साथ जेट इंजन को बनाना हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है, जहां पर भारत को हम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो देने वाले हैं। क्योंकि आपको याद दिला दें कि जेट इंजन डील में ये सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज ऐड किए गए थे कि बिना टीओटी, बिना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कोई भी डील फाइनलाइज नहीं करी जाएगी। और इसी को लेकर के एक लंबा घमासान हमें रोल्स रॉयस और सैफरान के बीच में देखने को मिला था, और इसमें सैफरान ने अब लगभग बाजी मार ली है। हालांकि सैफरान ने यह भी जताया है कि ये इंजन प्रोग्राम उनके सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में से एक होने वाला है। उसके पीछे उन्होंने कहा कि आमतौर पर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाता है इंजन के अराउंड। पहले इंजन को सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन होती है उसे हम इंजन के आधार पर ही डिज़ाइन करते हैं, जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर के जो दूसरे डायमेंशनल चेंजेस हैं और जो इंजन माउंट्स हैं, इन सारी चीज़ों की प्लेसमेंट हमें देखने को मिलती है। बाद में जो इंजन का वजन है उसके हिसाब से बाकी की चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। लेकिन एमका के केस में ये चीज़ें थोड़ी उल्टी हो गई हैं, जहां पर एमका के लिए एयरफ्रेम की डिज़ाइन पूरी कर ली गई है और अब उसी एयरफ्रेम के डिज़ाइन के इर्द गिर्द हमें इंजन का निर्माण करना है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो डायमेंशंस हैं वो एक्यूरेट हो। इसके लिए हाईएस्ट प्रिसीजन और बहुत ज़्यादा बारीकता की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए जीटीआरई का जो सहयोग है वो यहाँ पर अवश्य चाहिए होगा। हालांकि इंजन टाइमलाइन पे तो उन्होंने कुछ स्पष्ट टिप्पणी नहीं करी, लेकिन उन्होंने कहा कि 10 वर्ष में जो इंजन कोर है पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी और 10 से 12 वर्ष में जो प्रोडक्शन रेडी इंजन है वो भारत को दे दिया जाएगा। अब रही बात फ्लाइंग टेस्ट बेड की, तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। लोगों के मन में अब इस चीज़ को लेकर निराशा भी है कि आखिरकार हमें कब तक इसका वेट करना पड़ेगा। फ्लाइंग टेस्ट बेड हमारे पास है नहीं, तो हम हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए सैफरान ने रास्ता पहले से ही खोल दिया है। सैफरान ने कहा इंजन टेस्टिंग की जितनी भी प्रक्रिया है इसकी जिम्मेदारी का वहन सैफरान की तरफ से किया जाएगा, जहां पर वो बेसिकली अपने राफेल फाइटर को, जो कि इन्होंने M88 के लिए टेस्ट बेड के तौर पर यूज़ किया था, उसका ही यूज़ यहाँ पर किया जाएगा इस इंजन को टेस्ट करने के लिए। और सैफरान ने एक बड़ी खुशखबरी भी दी है, जहाँ पर सैफरान ने पहले भी कहा है कि ये जो अपग्रेडेड इंजन होगा इसकी जो चांसेस हैं ये भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा कि TBF के अलावा भारत चाहे तो राफेल फाइटर्स में भी जो अपग्रेड के माध्यम से इन इंजन्स को माउंट कर सकता है। क्योंकि सैफरान का कहना है कि ऑलमोस्ट डायमेंशन में ये दोनों इंजन सेम हैं, तो ऐसे में चांसेस भारत के पास हैं कि भारत ऐसा कर सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट से, जहां पर ARDE की तरफ से अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो भारतीय नौसेना के लिए एक डेडिकेटेड पिनाका का जो वेरिएंट है ये तैयार कर रहे हैं, जिसे हम बेसिकली पिनाका मार्क 4 के नाम से जानेंगे। पिनाका मार्क 4 का नाम हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, हमने पहले भी इसका नाम सुन रखा है, जिसके अंतर्गत 300 किलोमीटर रेंज का एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। और ये भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये सी बेस्ड टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा।
ARDE के डायरेक्टर ए राजू सर ने कंफर्म कर दिया कि भारतीय नौसेना इस प्रोग्राम को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक है और इंटरेस्टेड है, और उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि भारतीय नौसेना के लिए हम एक ऐसा सिस्टम विकसित कर रहे हैं जो कि लैंड बेस्ड जो कोस्टल बैटरीज के तौर पर ऑपरेट किया जाएगा, और ये स्मॉल और मीडियम साइज़ की जो वेसल्स है, जैसे कि फ्रिगेट्स हो गई, कॉर्वेट्स हो गई या फिर फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट हो गए, इनको टारगेट करने में सक्षम होगा। हालांकि भारतीय नौसेना के साथ जो डिस्कशन है वो इस समय चल रहा है, लेकिन ये अभी भी क्लियर नहीं है कि जो भारतीय नौसेना है क्या ये इसे सिर्फ कोस्टल बैटरीज तक सीमित रखेगी या फिर जो उनके स्मॉलर वॉरशिप्स हैं उनमें भी इनको डिप्लॉय किया जाएगा मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए। क्योंकि बीच में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर बताया जा रहा था कि भारतीय नौसेना न सिर्फ इन सिस्टम को एज अ कोस्टल बैटरी यूज करने के लिए इच्छुक है, बल्कि इन्हें जो स्मॉल वॉरशिप्स हैं इनमें भी डिप्लॉय करने की बात की जा रही थी। हालांकि जो कुछ भी हो, लेकिन आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने इसके डेवलपमेंट की पुष्टि कर दी है, जिसका मतलब ये है कि अब सिर्फ ये हमारी परिकल्पनाओं तक ही जीवंत नहीं है, बल्कि वास्तविकता में ये देखने को मिलेगा। पिनाका मार्क 4 की बात करें तो ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में एक एवोल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है। पिनाका को नाम ही भगवान शिव के धनुष से मिला है, तो इसकी लिथैलिटी पर सवाल उठाना ही बेईमानी होगी। ये हाईएस्ट प्रिसीजन के साथ टारगेट को 300 किलोमीटर तक हिट करने में सक्षम होगा, और ये ARDE की तरफ से विकसित किया जा रहा है, जिसमें जो DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत है और इसके अलावा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है जिसको हम DRDL के नाम से जानते हैं, और प्राइवेट पार्टनर जैसे कि सोलर इंडस्ट्रीज हैं, ये सब कोलैबोरेट कर रही हैं। यानी ये एक बड़ा कोलैबोरेशन है जिसके अंतर्गत मार्क 4 को तैयार किया जा रहा है, और इसमें 300 mm कैलिबर का रॉकेट यूज़ किया जाएगा, जो कि हमें पुराने जो वेरिएंट है, जो कि हमें 300 mm कैलिबर का जो रॉकेट है वो यूज़ होता दिखाई पड़ेगा, जो कि अर्लियर वेरिएंट जिसमें 214 mm का रॉकेट हमें देखने को मिला था उससे बड़ा होगा, और ये तकरीबन 250 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड हैं इनको कैरी करने में सक्षम होगा। इसमें हमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम देखने को मिलेगा, नेविगेशन सिस्टम देखने को मिलेगा, और इसके अलावा इसमें जो सर्कुलर एयर प्रोपेबल है वो 10 मीटर्स से भी कम को देखने को मिलने वाला है, और ये इसे एक कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव के तौर पर खड़ा करेगा बैलिस्टिक मिसाइल के, जैसे कि प्रलय को हम सब देखते हैं। अब ये जो नया वेरिएंट है इसको कोस्टल डिफेंस के साथ साथ भारतीय थल सेना के रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, और ये मार्क 4 बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, और भारतीय थल सेना भी इसको लेकर इक्वली इंटरेस्टेड नज़र आ रही है। मार्क 4 इस प्रकार का रॉकेट होगा कि इसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, और सबसे खास बात तो ये रहेगी कि ये बड़े पैमाने पर लॉन्च किए जा सकते हैं, जो कि एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से बौना साबित कर देंगे। ARDE के डायरेक्टर ए राजू सर ने यह भी कहा कि हम मार्क 4 को इस समय अलग अलग वेरिएंट में विकसित कर रहे हैं, जिसमें भारतीय थल सेना के साथ साथ जो वेसल्स हैं उनको भी ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। तो ये थी बात मार्क 4 की, लेकिन एक और रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है जहां पर पिनाका का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है वो भी इस समय अंडर डेवलपमेंट है, और ये जो एयर लॉन्च वेरिएंट होने वाला है ये भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन जो एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें बेसिकली सुखोई हो गया, राफेल हो गए, इन सब में भी माउंट किए जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।